हेलो दोस्तों, आज हमारे चैनल पे ऐसे शख्सियत को सामने रखा गया है जो अपने संदेशों के माध्यम से देश दुनिया को जगाने का काम करते हैं। ये जो शख्स हमारे बीच हैं, ये हैं रिसर्च स्कॉलर महेश कुमार दुबे जी। और हम इनसे आज जानना चाहते हैं कि आज के समय में जो देश दुनिया में जो घटनाएं घटित हो रही है, छोटी छोटी मुद्दों पर जो देश उग्र हो जा रहा है, तो इस पर अपना विचार क्या रखते हैं महेश कुमार दुबे जी। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आरजे वर्ल्ड को, जिन्होंने आप अपने चैनल के माध्यम से अपने संदेशों को रखने के लिए मुझे आज अपना बेशकीमती समय दिया। और आपने मुझे एक ऐसा प्रश्न पूछा है, आपके प्रश्न के माध्यम से आप अपने दर्शकों की जिज्ञासा को शांत करना चाह रहे हैं कि भारत में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं और जो छोटी छोटी बातों को भी इतना विवादास्पद राजनीतिक ट्विस्ट दिया जा रहा है, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, अभी वर्तमान में अभी आप देखिए तो कुछ जो राजनीतिक प्रेरित घटनाएं हैं, जिन्हें मैं राजनीतिक प्रेरित ही मानता हूं, क्योंकि किसान आंदोलन के समय से देखिए एक ऐसी परिपाटी चली कि हमारे संसद से जो नियमें बन के पारित होके जो कानून बन रहा है, जिसमें लोग सभा का राज्यसभा का अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति के स्वीकृति से जो कानून भारत के संविधान बना रही है, भारतीय संसद बना रही है, उन कानूनों को अपनाने से पूर्व ही कुछ राजनीतिक प्रोपोगेंडा जो बनाया जा रहा है, राजनीतिक दलों के द्वारा जो झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है, या एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो जो अपनी नई कानूनों को लाने में थोड़ी हड़बड़ी दिखा रही है, इससे क्या हो रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है जनता के बीच में। सरकार कोई नवीन कानून लाए या पुराने कानूनों में संशोधन करती है तो उससे पहले एक ड्राफ्ट होना चाहिए पब्लिक डोमेन में। वो सरकार को चाहिए कि वो अपना पक्ष रखे कि वो ड्राफ्ट जो हो रहा है कानून, वो किस विषय से संबंधित है, उसका आम जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस कानून से पूर्व में क्या क्या विसंगतियाँ थी, उस कानून में बदलने के बाद उसमें क्या क्या विसंगतियाँ दूर हो गई, क्या क्या उसमें अच्छाइयाँ सम्मिलित कर रही है सरकार को क्या लग रहा है कि जो पुरानी कानून है उसमें क्या कमियां थी, जो नया कानून है उसमें अच्छाइयाँ क्या है। ये अगर बातें जनता के बीच में रखी जाएंगी तो ऐसी राजनीतिक जो उहापोह की स्थिति है या फिर आप जो दंगा फसाद या उग्रता की जो स्थिति देख पाते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। परंतु कहीं ना कहीं राजनीतिक मतभेदता के कारण या फिर राजनीतिक ओछेपन भी कह सकते हैं कि राजनीतिक हर चीज़ का आज राजनीतिकरण हो गया है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए, स्वार्थ की राजनीति के लिए, इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, ऐसी कानून बनाती हैं और वो आनन फानन में लागू करने की दिशा में वो जनता को बिना समझाए, जनता को बिना विश्वास में लिए ही कानून बनाने का प्रयास करती है, जिसके कारण जनता के बीच में अविश्वास पैदा होता है और उस अविश्वास का फायदा विपक्षी पार्टियां उठाती हैं और उसके खिलाफ कुछ प्रोपोगेंडा बनाकर, कुछ झूठी भ्रामक कहानियां फैलाकर लोगों को बरगलाते हैं। जैसे एक किसान बिल का कानून आया था, आपको याद होगा, उस किसान बिल के कानून के खिलाफ विपक्षी दलों ने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा और किसानों को इस प्रकार से बरगलाया कि उस कानून को 1 साल के बाद सरकार को घुटने टेकने पड़े और उस बिल को ख़त्म करना पड़ा। उसी तरह देखिए, जब एनआरसी आया, एनआरसी जब अमेंडमेंट बिल बन के, जब कानून बन के आया, सदन में पेश हुआ और वहाँ से जब राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद वो बना, तो बहुत सारे स्टेट ने उसका विरोध कर दिया, बहुत सारी जगह अडॉप्ट नहीं किया गया। कुछ जहाँ पर केंद्र सरकार से मतलब भाजपा शासित राज्य थी या एनडीए की जहाँ सरकारें थी, उन्हीं राज्यों में उन्हें लागू किया गया। उसके बाद अभी आप रिसेंटली देख सकते हैं जो वक्फ संशोधन अमेंडमेंट आया है, वक्फ बिल पर बात करें तो वक्फ बिल को लेकर के, वक्फ बिल में बहुत व्यापक ढंग से ऐसे सुधार किए गए हैं जिसकी आवश्यकता न केवल कोई मेन स्ट्रीम पार्टी को, बल्कि विपक्षी पार्टियों ने भी इसके लिए मांग की थी। लालू यादव ने भी लोकसभा के पटल पर एक समय ऐसा था कि उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड पे संशोधन होना चाहिए, वक्फ बोर्ड के कानूनों पर संशोधन होना चाहिए। और भी अन्य जो पार्टियां हैं, आप दक्षिण भारत की एक घटना को सुनते होंगे जो बहुत ही लाइमलाइट में आया था,
जिसमें एक 1500 साल पुराने मंदिर के समेत पूरे गांव को वक्फ कर प्रॉपर्टी बताने का प्रयास किया गया था। या फिर रिसेंटली आप देख सकते हैं कि 400 एकड़ जो जहां कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, प्रयागराज का जो क्षेत्र है, कुंभ मेला क्षेत्र है, उसको भी किसी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वक्फ संपत्ति के रूप में उन्हें नामित करने का प्रयास किया गया था। तो इन घटनाओं के बाद कहीं न कहीं वो इनसिक्योरिटी बढ़ी थी, वो लोगों को डर था कि वक्फ के अमेंडमेंट के साथ वो ऐसा कोई भी किसी भी ज़मीन के ऊपर बिना कागज पत्तर के वो अपनी दावा पेश करके उस पर वक्फ अपनी संपत्ति बनाने का प्रयास करता था। अर्थात सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको लेकर रिव्यू था। कोर्ट का भी ऐसा मानना था कि नहीं, ऐसे अमेंडमेंट पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को उसमें सुनवाई का कोई अधिकार नहीं था, तो वह कहीं ना कहीं न्याय की एक जो बिंदु है उस बिंदु से वंचित था। इसलिए इस अमेंडमेंट में को जो वर्तमान में केंद्र की सरकार ने लेके आई है वो स्वागत योग्य कदम है। इससे न तो मुसलमानों को किसी प्रकार के चिंतित होने का, ना डरने का, ना वक्फ की संपत्तियों को पुनः हस्तांतरित करने का प्रयास होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कानून को जब समग्र रूप से मुस्लिम स्कॉलर्स को चाहिए, जो मुस्लिम समाज के नेता बनते हैं, जो मुस्लिम समाज के हितैषी हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो इस कानून का विश्लेषण अपने जनता के बीच सकारात्मक ढंग से करे और ये बताने का प्रयास करे कि ये इससे मुस्लिम समाज के गरीब वंचित तबके के लोगों को, महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने अच्छा प्रयास किया है। अब जो संपत्तियां हैं जिनमें विवाद है उनको कोर्ट में ले जाके उसके मामला का निष्पादन किया जा सकता है। यह कहीं से भी मुसलमानों के अधिकारों को छीनने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि मुसलमानों के अधिकारों को और संरक्षित करने के लिए उसमें एक और न्यायिक प्रक्रिया जोड़ दी गई कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में भी एडमिसेबल होगा, कि वहाँ पर भी सुना जाएगा वक्फ के मामलों को। लेकिन आप देखिए कि गैर भाजपाई सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ पे हिंसा हो रही है, दंगे भड़क रहे हैं, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी ताज़ा मामला आया है बंगाल में वक्फ एक्ट को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन है, वहाँ की स्थिति इतनी भयावह है कि जो स्थिति आज से 6 महीना पहले बांग्लादेश में थी, जिस प्रकार की तानाशाही सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर थे, उसी प्रकार आज ममता बनर्जी के सरकार में बंगाल में स्थिति ऐसी हो गई है कि बंगाल की जनता या फिर बंगाल के मुस्लिम समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सड़कों पर, नॉट अल्पसंख्यक कहने पे बहुत सारे लोग आते हैं, केवल विशेषतः मुसलमान भाइयों ने इस प्रकार से उग्र प्रदर्शन किया, वहाँ पर 3-4 लोगों की हत्याएं हो गई हैं। बहुत सारे हिंदुओं के घरों को, गाड़ियों को, उनके वाहनों को टारगेट किया जा रहा है और खबरें आ रही हैं कि 300-400 परिवारों को पलायन करना पड़ रहा है। तो भारत के ही एक ऐसे राज्य में, एक सीमावर्ती क्षेत्र में, जहाँ पर जिस सीमा के उस पार में तनाव था, वह तनाव अब हमारे देश में देखा जा रहा है। तो यह कहीं न कहीं भारत के लिए एक आंतरिक कलह, एक आंतरिक खतरे की घंटी है और राज्य सरकार को चाहिए कि वो इस प्रकार की छोटी छोटी जो सरकारों के साथ मतभेद हैं या फिर किसी कानून को लेकर के जो जनता के बीच में उहापोह की स्थिति है, जो थोड़ा भ्रामक स्थिति पैदा हो गया है, उसे दूर करने के लिए सारे सोशल मीडिया का सहारा ले, प्रिंट मीडिया का सहारा ले, सरकारों की सहायता ले और उस अमेंडमेंट को जनता के बीच में सेमिनार, सिम्पोजियम्स वगैरह करवा के इन बिलों के बारे में व्यापक ढंग से चर्चा परिचर्चा करके अंतिम तबके के मुस्लिम भाई तक को अपने विश्वास में ले और उन्हें ये बताए कि ये जो अमेंडमेंट आया है या फिर जो कानूनी सरकार बनाने जा रही है, 370 हटना हो, 35A हटना हो या फिर NRC हो या फिर वक्फ अमेंडमेंट हो, ये कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए सदन से में उच्च सदन और निम्न सदन से कानून बना करके इसको राष्ट्र के समक्ष पेश किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद वो कानून को ग्राह्य किया गया और सारे देश के सभी राज्यों को यह स्वीकृत होना चाहिए। देश में जब संसद से कोई कानून बन के आता है तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनकर आता है, वहाँ पर बहुसंख्यक जनप्रतिनिधियाँ वोट करती हैं, उस बिल को समर्थन करती हैं और तब जाके वो कानून बनता है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान के अनुरूप जब कोई कानून बनता है तो राज्य के, देश के सभी राज्यों को, राज्य की सरकारों को
उस कानून को मानना ही चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा हमारा देश लोकतांत्रिक संवैधानिक देश है, और चूंकि कल भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन भी है, तो उनके नाते में भी राज्यों का यह परम कर्तव्य बनता है कि वो केवल कागजों पर या प्रिंट मीडिया पर या फिर सोशल मीडिया के समक्ष ही खड़े होकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि नहीं दे, अपितु बाबा साहब के जो संविधान है उसके द्वारा प्रदत्त जो कानून है उसका अक्षरशः पालन करके भी उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे, और यह दिखाए कि भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र को इस प्रकार से मजबूती दे सकती है। तो बंगाल के समेत देश के अन्य किसी राज्यों में मुसलमानों के साथ जो थोड़ी इनकम्बेंसी है, जो थोड़ी बहुत क्या कहते हैं कि डिरेल हुई है बातें, मुसलमानों को डराने धमकाने का जो प्रयास है, उनके अधिकारों को छीनने का जो प्रयास है, ऐसा जो माहौल भ्रामक फैलाया जा रहा है, समाचार बनाई जा रही हैं विपक्षी दलों के द्वारा, इस पर केंद्र सरकार को भी कुछ कठोरतम कदम उठाने की आवश्यकता है, और राज्य सरकारों को चाहिए कि वो अपने जनता को शांत रखे, अपने राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था बना के रखे और सबको रहने योग्य और सुरक्षा प्रदान करे, और हिंदुओं या मुसलमानों के बीच आपसी टकराव ना हो, ऐसा कुछ बने नहीं स्थिति जिससे देश की स्थिति खराब हो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो अभी टैरिफ वार चल रहा है उसकी वजह से पूरी संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था डमाडोल हो रही है। इस बीच अगर भारत गृह युद्ध जैसे स्थिति में फंस जाएगा तो भारत की स्थिति और दयनीय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं महेश कुमार दुबे जी को, जो आर्यवर्त से जुड़े हैं, अपना कीमती समय दिए हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद।